हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 4.4। हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये दो क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को अलग से करवाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हम लोगों को कुछ नई बातें सीखनी है और समझनी है। देखो, एक्सरसाइज 4.4 ना बच्चा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इन सेंस सिर्फ क्वेश्चन ज़्यादा की बात नहीं है। क्वेश्चन तो ज़्यादा हैं ही, पर टॉपिक्स भी बहुत सारे उसके अंदर, मतलब ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट, इसलिए दो तीन क्वेश्चंस के एक वीडियो बनानी पड़ रही है। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में यूज़ होने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ज़रा ध्यान से यहाँ पर देखो, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उनको समझने की कोशिश करना। कभी भी जब हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं, जब हम लोग किसी बिजनेस की बात करते हैं, तो किसी भी बिजनेस के लिए देयर आर 4 टर्म्स, 4 ऐसे टर्म्स हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उस बिज़नेस को प्रॉपरली रन करना है, उस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो उन 4 चीज़ों की नॉलेज होना लोगों को क्या है, ज़रूरी है। उन 4 टर्म्स की बात करते हैं कि वो 4 टर्म्स हैं क्या आखिर। सबसे पहला डिमांड, सबसे पहला टर्म क्या है? डिमांड। तुम लोग मुझे बताओ ना कि कोई बिजनेस क्या रन हो सकता है अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो तो? नहीं, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड होना बहुत ज़रूरी है ताकि उस बिज़नेस को प्रॉपरली रन किया जा सके। ये एक टर्म है डिमांड। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक दूसरा टर्म आता है क्या? सप्लाई। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमारे लिए क्या है? सप्लाई है। तो ऐसा नीचे लिखता हूँ मैं सप्लाई को। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म हमारे लिए क्या है? सप्लाई। अच्छा, क्यों सप्लाई इंपॉर्टेंट है? मुझे एक बात बताओ, मान लो डिमांड आ गई, तुमने एक बिजनेस चलाना चालू किया और उसकी डिमांड आ गई, प्रोडक्ट की डिमांड आना चालू हुआ। मैंने पेंसिल बनाना चालू किया, पेंसिल की बहुत डिमांड हो रही है, पूरे मार्केट में सबको पेंसिल चाहिए, 500 पेंसिल दिन के बिक रहे हैं और मैं बना रहा हूँ 5। कुछ फ़ायदा है? चलेगा बिजनेस? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि डिमांड के साथ साथ सप्लाई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। डिमांड होने से थोड़ी कुछ होता है, सप्लाई भी साथ में देनी पड़ेगी, दोनों साथ में होंगे तब जाके कुछ होगा। समझ में आया? अच्छा, एक चीज़ और अब इम्पॉर्टेंट है, तीसरी चीज़। अब वो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या अपने लिए? अपना कॉस्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? अपना कॉस्ट। भाई, अगर तुमको बिजनेस चलाना है अच्छे से, तुमको चाहिए कि अच्छे से बिजनेस चल पाए, तो तुम्हें कॉस्ट का ध्यान देना पड़ेगा। कॉस्ट यानी खर्चा। कितना खर्चा कर रहे हो तुम? मान लो यार बहुत डिमांड चल रही है, मार्केट में डिमांड ही डिमांड है अपने प्रोडक्ट की। मैं समोसा बना रहा हूँ, मार्केट में समोसा बिक ही जा रहा है, लोग खाने ही नहीं खा रहे, दिन रात से समोसा खाए जा रहे हैं, दिन रात मैं समोसा बेच रहा हूँ, दिन रात समोसा बिक रहा है। सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, वो वहाँ से जितनी डिमांड आ रही है उतना मैं समोसा सप्लाई भी कर दे रहा हूँ। पर अगर ऐसा हो जाए कि मेरे समोसा बनाने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाए कि मेरे को एक समोसे के पीछे प्रॉफिट होने की जगह लॉस होना स्टार्ट हो गया, हर समोसे के पीछे 2 रुपया लॉस, हर समोसे के पीछे 2 रुपया लॉस, तो क्या मैं बिजनेस लॉन्ग रन में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, नहीं चल पाएगा। सब कॉस्ट का ध्यान देना ज़रूरी है। और एक चौथी चीज़ जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? रेवेन्यू। वो क्या है? रेवेन्यू। ना व्हाट इज रेवेन्यू? बताया था पिछले वीडियो में। रेवेन्यू यानी क्या होता है? कमाई। कमाई, कितना तुमने कमाया, कितना टोटल तुम्हारी इनकम हुई, मतलब कितना सामान तुमने बेचा, कितने रुपए में। तुमने समोसा बेच रहे थे 10-10 रुपये का, 500 समोसा बेचा, 5000 रुपया हो गया, वो तुम्हारा रेवेन्यू है। वो तुम्हारा क्या है? रेवेन्यू है। अच्छा, रेवेन्यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट यार, क्योंकि अगर रेवेन्यू तुम ध्यान नहीं दोगे तो फ़ायदा क्या बिजनेस चला के? यार तुम रेवेन्यू के लिए तो बिजनेस चला रहे हो ना, तुम बिजनेस क्यों चला रहे हो? ताकि अच्छा खासा रेवेन्यू हो, अच्छा खासा प्रॉफिट निकले। सीधी सी बात है, कमाई के लिए तो बिजनेस चलाए जा रहे हैं ना। तो दीज 4 टर्म्स इन एनी बिजनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिमांड, उसके बाद सप्लाई, कॉस्ट और रेवेन्यू। डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट और रेवेन्यू। DSCR, डिमांड, सप्लाई, रेवेन्यू और कॉस्ट। डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट और रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। लेकिन हम लोगों को फिलहाल बिजनेस तो नहीं चलाना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड, उनके बारे में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड की। किसकी बात करते हैं? डिमांड की। तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को डिमांड के बारे में पता होना चाहिए कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। क्या पता होना चाहिए हम लोगों को? डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ
प्राइस की डिमांड का जब भी फॉर्मूला बनेगा तो उसके अंदर सारे टर्म्स किसके होंगे, प्राइस के होंगे। मैंने तुम लोगों को बताया तो था यार, पढ़ाई तो था मैंने तुम लोगों को, याद करो हम लोग वो करते थे जब, क्या नाम है, जब हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो बनाया था 4.4 का, उसी टाइम पे मैंने बताया था कि डिमांड का, यहाँ पे देखो एग्जांपल देता हूँ कि डिमांड का अगर कभी भी फॉर्मूला लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा 4p² + 5p - 20, जो भी लिखा जाएगा, लेकिन डिमांड के फॉर्मूले के अंदर हमेशा क्या होंगे, प्राइस होंगे। तो डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए जानने के लिए, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो और अपने को इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जाननी है मालूम है कि देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड मार्जिनल डिमांड। एक टर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल डिमांड। अब ये मार्जिनल डिमांड क्या होता है, इसको लिखते हैं ऐसे हैं, DM। इसको क्या लिखा जाता है, DM, मार्जिनल डिमांड। D यानी डिमांड, M यानी मार्जिनल, DM मार्जिनल डिमांड। मार्जिनल डिमांड मतलब क्या होता है मालूम है, वेरी सिंपल। तुमने अगर डिमांड का डेरिवेटिव निकाल लिया, तुमने अगर डिमांड का डेरिवेटिव निकाल लिया तो जो बनेगा उसको बोलेंगे मार्जिनल डिमांड। अच्छा, डिमांड का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है यार, ये यहाँ पर डिमांड है D, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा किससे डिफरेंशिएट करूंगा, राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, प्राइस, तो प्राइस से करूंगा। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, D/dP, यही आएगा ना डेरिवेटिव, DD/dP, फर्स्ट क्वेश्चन में ही किए थे, DD/dP। मतलब सीधे सीधे डिमांड को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो जो डेरिवेटिव निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल डिमांड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल डिमांड। तो मार्जिनल डिमांड इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ डिमांड। इतना समझ में आया क्या? चलो ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, डेट इज सप्लाई। क्या है, सप्लाई। अच्छा, सप्लाई का मैं तुम लोग को एक बोलूँ, सप्लाई के बारे में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ज़्यादा कवर किया नहीं गया है। तुम लोगों को कोई क्वेश्चन सप्लाई के ऊपर कभी आता भी नहीं है। तो फॉर नाउ, अभी के लिए हम लोग सप्लाई वाले टॉपिक को छोड़ देते हैं। अभी के लिए हम लोग सप्लाई नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने को सप्लाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझा। इसके ऊपर अपने को क्वेश्चंस मिलते, इस पर मिलते, इस पर मिलते, सप्लाई अपने सिलेबस में ही नहीं है अभी के लिए। तो अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं, कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट के ऊपर पता है, कॉस्ट सबसे पहले तो कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और ये एक्स क्या है, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स। एक्स का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तुमने कितना सामान बनाया, तुमने कितना सामान बनाया, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट तुम्हारा एक्स, उसी एक्स पे डिपेंड करता है तुम्हारा क्या, कॉस्ट। सीधी सी बात है ना, जितना ज़्यादा सामान बनाओगे कॉस्ट उतना ज़्यादा लगेगा, जितना कम सामान बनाओगे कॉस्ट उतना कम लगेगा। तो कॉस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब कॉस्ट का अगर कभी फॉर्मूला लिखेंगे, इसको मिटा दूँ, कभी कॉस्ट का अगर फॉर्मूला लिखने जाएंगे, किसका फॉर्मूला, कॉस्ट का, तो ऐसा आएगा C = x² + 4x + 16, ऐसा कुछ लिख के देगा। मतलब जो भी उस साइड में होगा x होगा, समझ में आया। अच्छा, हमारे पास एक टर्म है कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। हमारे पास एक टर्म है कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। अभी एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इसको लिखते हैं CA। कॉस्ट यानी C, एवरेज यानी A, इसको लिखा क्या जाता है, CA। और एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है C/x। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, C/x। अब इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हो क्वेश्चन में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना दिमाग में रखना कि एवरेज कॉस्ट यानी कि CA, इसका फॉर्मूला क्या है, C/x। मतलब कॉस्ट को x से डिवाइड कर दो, कॉस्ट को x से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और हमारे पास एक टर्म है कॉस्ट को लेकर, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, CM मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ। तुम्हें कहीं पर भी ये वर्ड लिखा हुआ दिखे ना, मार्जिनल, कौन सा वर्ड लिखा हुआ दिख जाए, मार्जिनल, उसका मतलब होता है डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखा था मार्जिनल डिमांड, तो डिमांड D, उसका डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पे लिखा मार्जिनल कॉस्ट, तो कॉस्ट C, उसका डेरिवेटिव लेते D/dx, हो गया। मार्जिनल कॉस्ट यानी DC/dx, यानी कॉस्ट का डेरिवेटिव। समझ में आया, आसान है एकदम। चलो ठीक है, लास्ट एक हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रेवेन्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, रेवेन्यू के बारे में। अच्छा, रेवेन्यू में भी सेम चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रेवेन्यू के बारे में जो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, रेवेन्यू का मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया था।
रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, यही होता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है रेवेन्यू का? प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। ये हम लोगों ने बोला, मैं तुम लोगों को बताया था ये चीज़ है ना। और तुम लोगों को ना बस इतना ध्यान रखना है, तुम लोगों को कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा नहीं एवरेज रेवेन्यू और एवरेज क्या नाम है मार्जिनल रेवेन्यू नहीं, तुमको बस इतना रखना है ना कि एवरेज रेवेन्यू जो होता है ना, एवरेज रेवेन्यू उसको लिखा जाता है आर ए। क्या लिखा जाता है? आर ए। क्यों आर ए? एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू आर ए लिखा जाएगा। और जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, जो क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? आर एम। नीचे अगर तुमको कहीं पर भी लिखा मिल जाए आर, उसके नीचे क्या लिखा है? एम। आर एम का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू। आर एम का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। आर एम का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। इस बात को याद रखना। अच्छा, आर एम को एक बात और याद रखना कि आर एम की जगह पर पी, पी यानी प्राइस भी लिखा जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर एम की जगह पर पी, पी यानी प्राइस भी लिखा जा सकता है। मेरी बात सुनो, तुम लोग बोलोगे क्या चल क्या रहा है ये, कि क्या एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू कर रहे हैं हम लोग। देखो मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, वैसे ये जो टर्म्स है ना, इन टर्म्स के लिए अभी तुम्हें इन टर्म्स को समझ पाना आसान नहीं होगा, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ना अभी तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी अपने को पता है सिर्फ टर्म्स ना ऊपर ऊपर से दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? ताकि हम लोग इनका यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो अभी के लिए पता है अपने को करना है क्या? अभी के लिए ना बस अपने को इन टर्म्स को याद रखना है कि यार ये टर्म होता है, इसका ये वाला फॉर्मूला होता है। वो भी जिसका फॉर्मूला मैंने बताया बस उसी को याद रखना है। जैसे कि जो जो बातें मैंने बताई हैं बस उन बातों को याद रखना ताकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सके। बाकी इनसे इस टाइम पर अभी अपना कोई भी लेना देना नहीं है। आगे चल के अगर तुम कभी कॉमर्स में मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो मे भी तुम्हें इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाए, तुम आगे चल के पढ़ सकते हो। पर अभी तो इतना नहीं है बच्चा, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना। डिमांड, डिमांड किसका फंक्शन होता है? प्राइस का हम लोगों को पता है। मार्जिनल डिमांड याद रखना, मार्जिनल डिमांड यानी डिमांड का डेरिवेटिव, डिमांड का डेरिवेटिव। ये एक पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना हम लोगों को। फिर हम लोग को सप्लाई के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। कॉस्ट में अपने को याद रखना है कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है? सी अपॉन एक्स करके फॉर्मूला याद रख लो। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू सी अपॉन एक्स। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है? डी सी अपॉन डी एक्स, यानी कि कॉस्ट का डेरिवेटिव लेकर। ये याद रख लिया। और यार ना रेवेन्यू की जब बात आएगी, किसी बात आएगी रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में हम लोगों को फॉर्मूले नहीं पढ़ने। रेवेन्यू का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके, प्राइस पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स। हम लोगों को रेवेन्यू में बस देखना है कि एवरेज रेवेन्यू को आर ए लिखा जाता है और मार्जिनल रेवेन्यू को आर एम लिखा जाता है। एवरेज रेवेन्यू को आर ए लिखा जाता है और मार्जिनल रेवेन्यू को आर एम लिखा जाता है। उनका कोई भी फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों नहीं? क्योंकि उनके फॉर्मूले थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं और अभी हम लोग उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। अभी इस साल के लिए 12th के लिए तो हम लोगों को उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोग सिर्फ एवरेज रेवेन्यू को याद रखेंगे, आर ए बोलते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू को क्या बोलते हैं? आर एम बोलते हैं। और इतना याद रखना, आर एम को कहीं कहीं पर पी भी लिखा जाता है। आर एम की जगह पर कहीं कहीं पर पी, पी यानी प्राइस भी लिखा जा सकता है। समझ में आया? ये बातें तुम्हें बस याद रखनी है क्योंकि इन चीज़ों का यूज़ हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। समझ में आया? नथिंग एल्स। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट फॉर्मूला मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ जो तुम लोगों को याद करना है इस वाले वीडियो के लिए, जो तुम लोगों को याद करना है। यू नो देयर इज अ टर्म कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर इज अ टर्म कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना इस एक्सरसाइज में बहुत बड़ा टॉपिक है। पता है आगे के जितने क्वेश्चन होंगे ना, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, लगभग आगे के सारे क्वेश्चंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर बेस्ड हैं। पर अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए अपने को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डीप में समझने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस दिमाग में बिठा लो कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्चुअल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला, वो सारी चीज़ें हम लोग कब पढ़ेंगे? आगे के वीडियोस में। आज के इस वीडियो में बस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बस इतना समझो कि इट इज़ डिनोटेड बाय ईटा। इसको डिनोट किससे करते हैं? ईटा से डिनोट करते हैं ना। अब ईटा बनाने के लिए देखो ऐसे एक लाइन बनाई जाती है, इसको बोलते हैं ईटा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिनोटेड बाय ईटा। और एक फॉर्मूला मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ जो तुम लोगों को क्या करना है, अभी पढ़ना है। एक फॉर्मूला मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ जो तुम लोगों को अभी क्या करना है, पढ़ के रखना है। समझ में आया? क्या फॉर्मूला तुम लोगों को पढ़ के रखना है? तुम लोगों को पढ़ के रखना है कि आर एम इज इक्वल्स टू आर ए,
क्या पढ़ना है हम लोगों को, आर एम इज इक्वल्स टू आर ए, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। क्या पढ़ना है, 1 अपॉन ईटा। देखो हम लोगों को क्या पढ़ना है, आर एम इज इक्वल्स टू आर ए ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। ये आर एम क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, ये आर ए क्या है, एवरेज रेवेन्यू, ये ईटा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें वो इन टर्म्स को डीप में समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना है रखो, देयर इज अ टर्म कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, आर एम लिखते हैं उसको, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू, आर ए लिखते हैं, देयर इज अ टर्म कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको ईटा लिखते हैं, और उसका ये फॉर्मूला। बस ज़्यादा दिमाग में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गई। और एक चीज़, अच्छा मैंने तुम लोगों को क्या बोला, कहीं कहीं पर तुम लोग कहीं पर तुम लोग 1 सेकेंड, तुम लोग को देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई अपने से। ये लास्ट वाला फॉर्मूले को करेक्ट कर लो, ये आर एम नहीं है, ये आर ए है। ये क्या है, आर ए है। आर एम को वो पी नहीं लिखा जाता है, आर ए को कहीं कहीं पी लिखा जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू को प्राइस नहीं लिखते हैं, एवरेज रेवेन्यू को कहीं कहीं पे प्राइस लिखते हैं। गलती से मैंने वहाँ पर एम लिख दिया था, आर ए को पी लिखा जाता है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर मैंने तुम लोगों को अभी क्या बोला कि आर ए को कहीं कहीं पी भी लिखा जाता है, तो यहाँ पर आर एम तो ठीक है, आर ए की जगह पर फॉर्मूले में पी भी आ सकता है। मतलब दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज दिस ऑल्सो, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बस इतना याद रखो कि देर इज अ फॉर्मूला आर एम इज इक्वल्स टू आर ए ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ईटा, और एक फॉर्मूला आर एम इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। एक ही फॉर्मूला है, बस आर ए को कहीं कहीं पर पी भी लिखा जाता है, इसलिए आर ए को यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, पी। अब इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ कब करते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप ही देख लेंगे। समझ में आया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट। बहुत देर से हम यही सब करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इतना सब कुछ मैंने बता दिया, तुम लोग टेंशन में आगे रहोगे, अरे क्या क्या बता रहे हो सर। क्वेश्चन करते हैं, अपने आप सब एकदम क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। चलो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा कि द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल बनाया, एक्स आर्टिकल। तो मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ, एक्स आर्टिकल बनाया, मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिया है कि कितने यूनिट्स बने हैं टोटल एक्स। कभी बोलता है एक्स आइटम बनाए, कभी बोलता है एक्स यूनिट बनाए, कभी बोलता है एक्स आर्टिकल, मिला जुला के वही नंबर ऑफ यूनिट दिया एक्स। फिर यहाँ पे दिया कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। कितना दे रखा है, 47x माइनस नहीं प्लस 300x स्क्वायर, 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x के पावर में 4, ये हम लोग को दे रखा है। अब मुझे बोला कि फाइंड x। अब बच्चा x की वैल्यू फाइंड आउट करो, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, x की वैल्यू, फॉर विच, जिसके लिए 2 क्वेश्चन दे रखा है, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग और एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। ये तो पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ना, जिनमें 2 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। हम लोग पहले गिवन लिखते हैं, फिर पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले फंक्शन ढूंढते हैं, फिर उनका डेरिवेटिव निकालते हैं। इंक्रीजिंग बोला तो ग्रेटर देन 0 रखेंगे, डिक्रीजिंग बोला तो लेस देन 0, वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो बस अपने को ना एक चीज़ चेंज करनी है। अपने को क्वेश्चन में दिया था नंबर ऑफ यूनिट और कॉस्ट, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन किसका, एवरेज कॉस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसका है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। इस बात को दिमाग में बिठा के रखना, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कराऊंगा तो इस बात को दिमाग में बिठाना कि वहाँ पे एवरेज कॉस्ट लिखा हुआ है। चलो ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिख के दिया है, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। तो हम लोग पता है क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोगों को तो आता है ना सॉल्व करने, हम लोग पहले फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, तो एवरेज कॉस्ट अपना फंक्शन हुआ, तो फंक्शन इज एवरेज कॉस्ट, इतना हम लोग को पता है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, एवरेज कॉस्ट क्या होता है मैंने बताया था, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला इधर ही बताया था पीछे। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला इज, यहाँ पर देखो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला इज सी अपॉन एक्स। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एवरेज कॉस्ट की जगह पे सी अपॉन एक्स, क्योंकि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला तो वही है, सी अपॉन एक्स होता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करूँगा, देखो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू सी का फॉर्मूला हम लोगों को क्वेश्चन में लिख के दिया था। क्या लिख के दिया था सी का फॉर्मूला क्वेश्चन में, 47x प्लस 300x स्क्वायर
देखो लिख दूँ यहाँ पे, क्या लिख के दिया था 47x प्लस 300x² माइनस एक्स के पावर में 4। ये पूरा फंक्शन मैंने पे क्या कर दिया, लिख दिया, c लिख दिया। और c के अपॉन में क्या बोला है, x, तो मैं c का एक अपॉन बनाऊंगा और यहाँ पे क्या डाल दूंगा, x। खत्म। इतना समझ में आया। फंक्शन क्या, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला c अपॉन x, c लिख दिया और x लिख दिया। अच्छा अब एक काम करो, इस x को अलग अलग लेके चलते हैं, इस x को सेपरेट कर दो, इस x को क्या कर दो, सेपरेट कर दो, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे आएगा 47x अपॉन में x प्लस 300x² अपॉन में x माइनस एक्स के पावर में 4 अपॉन में x। यहाँ पर ये x कट जाएगा, यहाँ पर x और x² का एक टर्म कटेगा, यहाँ पर भी x और x का एक टर्म कटेगा। तो आएगा क्या, तो आएगा कुछ यूँ कि ये तो fx ही रहेगा, ये हो जाएगा 47 प्लस यहाँ पर x और x² का एक टर्म कटा, ऊपर x² था, 2x था, एक x कट गया तो क्या बचा 300x माइनस x के बारे में 4 था, एक x कट गया तो x का क्या बचा क्यूब। ये हम लोगों को मिल गया अपना फंक्शन, क्या मिल गया, फंक्शन। अच्छा अब हम लोग क्या करते थे, फिर इसका डेरिवेटिव निकाला जाता है, तो मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। मैं पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, d/dx आ जाएगा, किसके साथ, fx के साथ। यहाँ पर भी d/dx आ जाएगा, किसके साथ, इस पूरे क्वेश्चन के साथ। 47 प्लस 300x माइनस एक्स का क्यूब। ख़त्म हो गया। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये देखो fx का डेरिवेटिव। अच्छा fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f'(x), यहाँ पे लिख दो fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f'(x). खत्म। यहाँ पर डेरिवेटिव देखो जरा, 47 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है प्लस, तो मैंने भी लिख देता हूँ प्लस। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 300 और x। अच्छा 300 तो कांस्टेंट है पर x के साथ है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, तो 300 को एज इट इज़ लिखूंगा और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। फिर लिखा है माइनस, तो मैं लिख देता हूँ माइनस। फिर लिखा है x का स्क्वायर, x का क्यूब लिखा है, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x का स्क्वायर, पावर नीचे आ जाता है, पावर में एक कम। खत्म हो गया इतना। चलो उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर f'(x) इज इक्वल्स टू 0 का तो मतलब नहीं, 300 इंटू 1 कितना हो जाएगा 300 माइनस 3x का स्क्वायर। खत्म हो गया। अच्छा अब एक काम करो, अपने को डेरिवेटिव मिल गया। अब कौन सा क्या बोला था क्वेश्चन में कि दिस एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, क्वेश्चन में क्या बोला था, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा बट इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन, इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं भी लिख दूंगा बट इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो पक्का f'(x) की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग फंक्शन में वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। समझ में आया। अच्छा क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, f'(x) की वैल्यू क्या आई है 300 माइनस 3x², तो डाल दो यहाँ पे 300 माइनस 3x² ग्रेटर देन 0। ये माइनस देख के अच्छा नहीं लिख रहा, माइनस 3x² को उधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा प्लस 3x का स्क्वायर। खत्म। अच्छा 3 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर पे लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 300/3 ग्रेटर देन x², कटेगा कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा कुछ ऐसा, ये 100 ग्रेटर देन x² और स्क्वायर रूट ले लूँ तो 100 क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा और ये x² का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसको सीधा करके लिख दूँ तो x इज़ लेस देन 10। ये अपना आंसर है। वेरी सिंपल। देखो क्या किया हम लोग ने, वही जो अभी तक के क्वेश्चंस में करते थे यार, कि हम लोगों ने फंक्शन लिखा। बस ये फंक्शन ध्यान रखना, फंक्शन क्या है, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला c/x याद रखना, c/x डाला, उसको सॉल्व किया, फंक्शन मिला। फंक्शन जैसे मिल गया उसके बाद उसको डिफरेंशिएट किए, f'(x) आया। बोला था इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसको ग्रेटर देन 0 रखा, सॉल्व किया और x की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, लेस देन 10। समझ में आया, आसान है एकदम। चलो इसका सेकेंड वाला करते हैं। अब तुम्हें यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मालूम है, इसमें एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। सेम क्वेश्चन है, एवरेज कॉस्ट, बस वहां पे क्या करना है, डिक्रीजिंग डालना है। इसका मतलब अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन देख रखा है कि एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। क्या दे रखा है, एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। ऊपर एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग था, इसमें वही डिक्रीजिंग है। इसका मतलब जो फंक्शन है इसमें भी क्या है, एवरेज कॉस्ट है।
अच्छा अगर फंक्शन वही है तो सॉल्व करने के बाद एफ एक्स भी वही आएगा, फिर डेरिवेटिव निकालने के बाद एफ डैश एक्स भी वही आएगा। तो इसके आगे करना क्या मालूम है तुम लोग, इसके आगे तुम लोग सब कुछ सेम लिखोगे जो तुम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, सेम यही चीज़ आएगी, सेम यही चीज़। एवरेज कॉस्ट सी अपॉन एक्स फार्मूला डालोगे, सॉल्व करोगे, ये चीज़ आएगी, फिर डेरिवेटिव लोगे, लास्ट में आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 300 माइनस 3x स्क्वायर, एकदम सेम होगा क्योंकि क्वेश्चन ही सेम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 300 माइनस 3x का स्क्वायर। आ गया अपना, समझ में आया। तो मिला जुला कर अपने को समझ में आना चाहिए कि सेम चीज़ जो अपने को आंसर हम लोग ने यहीं पर लिख लिया था कि एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग है। तो जब हम लोगों को एवरेज कॉस्ट का फंक्शन वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को पता है, तो हम लोगों ने क्या किया, एफ डैश एक्स को उठा के हम लोगों को करना क्या है, सिंपली वहाँ पे रख देना कि एफ डैश एक्स मेरा आ गया 300 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ के आगे से डिफरेंस चालू होता है। क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है, क्वेश्चन में लिख के दिया है कि एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। क्या लिख के दिया है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ के आगे से डिफरेंस चालू होगा। क्या डिफरेंस चालू होगा, मैं लिखूँगा बट इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इस बार ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। वही क्वेश्चन बट इस बार डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसीलिए एफ डैश एक्स पक्का क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। अच्छा लेस देन 0 आएगा, यहाँ पर वैल्यू रख दूँ क्या, 300 माइनस 3x स्क्वायर, क्या आ जाएगा, लेस देन 0। सॉल्व भी तो वैसे ही करेंगे जैसे उस वाले को किए थे, माइनस 3x स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ख़त्म। अच्छा उसके आगे क्या करेंगे हम लोग, 3 को वहाँ से यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 300 अपॉन में 3 लेस देन x स्क्वायर। ये कटेगा कितना आएगा 100, तो 100 लेस देन x स्क्वायर। स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ पे 10, यहाँ पे x और x ग्रेटर देन 10 सीधा करके लिख दूँ तो ये अपने को मिल गया x का वैल्यू। सब कुछ सेम है, बस हम लोगों को वहाँ पे इंक्रीजिंग दिया था, यहाँ पर डिक्रीजिंग दिया है और कुछ टर्म्स इधर उधर बस बदल गए और कुछ भी नहीं बदला। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे गया, पता है पूरे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला। वैसे दिखने में 2 फॉर्मूला है पर है तो एक ही ना, एक ही फॉर्मूला है, बस कहीं कहीं पे आर ए को क्या लिख दिया जाता है, पी लिख दिया जाता है। वो कब लिखेंगे मैं बताऊंगा तुम लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो, आर एम इज इक्वल्स टू आर ए ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। आर एम इज इक्वल्स टू आर ए ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। चलो ठीक है स्टार्ट करें। कहाँ चला गया मैं, ये रहा। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन 3 दे रखे, 1 2 3, एक एक करके तीनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करने का मालूम है, क्वेश्चन बहुत आसान है। गिवन लिखने का, फॉर्मूला लगाने का, फॉर्मूले में वैल्यू डालने का, जो फाइंड करना अपने आप ही मिल जाएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन लिखता हूँ। गिवन क्या गिवन दिया हुआ है, बोला है कि फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। देखो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि आर एम जो है ना, आर एम मार्जिनल रेवेन्यू। आर एम क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है। क्यों क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि फाइंड करना है। अब दिया क्या, इफ द एवरेज रेवेन्यू इज 45, एवरेज रेवेन्यू यानी आर ए दे दिया है, कितना दे दिया है 45। उसके आगे क्या बोला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ईटा इज 5, कितना दे रखा है 5। देखो मुझे बोला फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू इफ एवरेज रेवेन्यू इज 45 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 5। मैंने गिवन लिख दिया, अब फॉर्मूला लगाओ ना, सिंपली क्या जा रहा है अपना फॉर्मूला, अपने को पता ही है। फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते मैं लिखूंगा वी नो, हम लोगों को पता है, क्या पता है फॉर्मूला, आर एम इज इक्वल्स टू आर ए ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ईटा, यही है फॉर्मूला। तो चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर जिसकी जिसकी वैल्यू पता है पुट करो। आर एम तो नहीं पता, एज इट इज छोड़ दो। फिर इज इक्वल टू को सेट किया आर ए तो हम लोगों को पता है 45 है, तो 45 ब्रैकेट में 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस 1 तो 1 ही रहेगा, अपॉन में ईटा कितना दिया 5 दिया है, तो 5 लिख लेता हूँ यहाँ पे, खत्म हो गया। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल ना बच्चा। इसको यहाँ पे देखो सिंपल, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। आर एम इज इक्वल टू, आर एम की वैल्यू निकालनी है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। 45 का तो कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 5 1 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 तो बाहर ही रहेगा, 5 1 5, फिर माइनस में 1 है तो माइनस में 1 ऐसे ही रहेगा, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 5। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया उसको। अच्छा अब उसको और सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, आर एम इज इक्वल्स टू 45 तो 45 ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, अपॉन में 5 तो 5 ही रहेगा।
अच्छा अब ये नीचे 5 है, ऊपर 45 है, 5 और 45 कट सकते हैं ना, काटते हैं ना इसको जरा, कितना आएगा देखो जरा, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, तो ऊपर बचा 9, तो देयरफॉर आर एम इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4, आर एम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 36, कितना आ गया आर एम 36। वेरी सिंपल, देखो गिवन जो दिया है लिखो, फॉर्मूला लगाओ, जो भी वैल्यू पता है पुट करो, जो नहीं पता है अपने आप ही निकल जाएगी। आसान था, एकदम बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें मुझे नहीं लगता तुम्हें कंफ्यूज होना चाहिए। चलो ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चलते इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2, यहाँ पे लिख लेता हूँ गिवन। अब फटाफट यहाँ पे गिवन उठा के लेके आते हैं ऊपर से और यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। क्या क्या गिवन दिया अपने को सेकंड वाले में, बोला फाइंड द प्राइस, फाइंड द प्राइस। तो यार देखो प्राइस फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, मार्जिनल रेवेन्यू पी फाइंड करना है, मार्जिनल रेवेन्यू 28, आर एम 28 दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ईटा 3 दिया हुआ है। ध्यान से देखो क्या बोला, फाइंड प्राइस यानी प्राइस फाइंड करना है, मार्जिनल रेवेन्यू यानी आर एम 28 दिया हुआ है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईटा 3 दिया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू 28 और ईटा 3 दिया है क्या, देखो मार्जिनल रेवेन्यू 28, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा 3 दिया है, प्राइस फाइंड करना है, सिंपल। तो अब पता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना क्वेश्चन में प्राइस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है प्राइस। तो हम लोग यहाँ पर ना वो वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकते। अब भाई मैं यहाँ पे लिख दूँ वी नो, फॉर्मूला लिख दूँ क्या, आर एम इज इक्वल्स टू आर ए ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन ईटा, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दूँ और वैल्यू सारी पुट करूँ, कर भी दूँ तो प्राइस यानी पी कैसे मिलेगा, इस फॉर्मूले में तो पी कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पे पता है क्या करना है, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना जहाँ पे आर ए की जगह पर क्या लिखा जाता है पी, आर ए की जगह पर क्या लिखा जाता है पी। मैंने बताया था आर ए की जगह पर पी भी लिखा जा सकता है। तो चलो ठीक है, अब हम लोग सबकी वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। सबसे पहले आर एम मुझे दे रखा है 28, तो मैं आर एम की जगह क्या डाल देता हूँ 28 इज इक्वल्स टू पी तो फाइंड आउट करना है, पता नहीं है, ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन ईटा कितना दिया हुआ है 3, खत्म हो गया। तो देयरफॉर ये 28 को तो एज इट इज़ रहने दो, पी को भी एज इट इज रहने दो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, -1 है तो -1, पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 3, तो पूरे के अपॉन में क्या आ गया 3, इतना खत्म हो गया। अच्छा उसके बाद अगर मैं और सॉल्व करूँ तो यहाँ पे 28 ही रहेगा, ये p रहेगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 और अपॉन में कितना है 3, 2 अपॉन में 3। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू किसकी चाहिए p की चाहिए ना, तो एक काम करो p को उधर ही छोड़ो, बाकी सबको इधर लेके आ जाओ। ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 28, 3 आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वहाँ पे क्या बचेगा p। देखो क्या हुआ, सिंपली हुआ क्या, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। समझ में आया। अब देखो इसको कैंसिल आउट करो, ये दोनों कटेंगे, कितना आ जाएगा 14 आएगा। फिर बस 14 3 जा निकालना है, 3 4 ज़ा 12, 2 इधर 1 इधर, 3 1 ज़ा 3 4, 42 इज इक्वल्स टू पी, देयरफॉर पी इज इक्वल्स टू 42। आंसर आ गया। वेरी सिंपल, गिवन लिखो, फॉर्मूला डालो, फॉर्मूले में जो भी वैल्यू पता है पुट करो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। चलो ठीक है, चलते लास्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ। थर्ड में गिवन क्या है फटाफट देख के आए, लिखा है फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ईटा, इस बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ईटा फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू नहीं पता है। इफ द मार्जिनल रेवेन्यू यानी आर एम 50 दिया हुआ है, प्राइस 75 दिया है, आर एम 50 है प्राइस 75 है, एक मिनट, आर एम 50 और प्राइस 75 है ना, पक्का ना, हाँ आर एम 50 और प्राइस 75 है, आर एम 50 है और प्राइस 75 है। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ। देखो गिवन आर एम 50 है, प्राइस 75 है और ईटा क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब सीधी सी बात है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, प्राइस दिया तो प्राइस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज रेवेन्यू आर ए देता तो आर ए वाला लगाते, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ प्राइस वाला, मैं लिखूँगा वी नो, फॉर्मूला तो पता ही हम लोगों को, आर एम इज इक्वल्स टू आर ए ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन ईटा, खत्म। तो देखो यहाँ पर आर एम तो मुझे पता है 50, तो लिख देता 50। अच्छा यहाँ पे आर ए लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे इस बार पी, क्योंकि फॉर्मूले में पी दिया है, सॉरी क्वेश्चन में प्राइस दिया हुआ है, इज इक्वल टू प्राइस क्या लिख दूंगा 75 ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन ईटा, ये अपने को आ गया। अब एक एक करके सॉल्व करना चालू करते हैं। पता है कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ज़रा ध्यान से देखना,
थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो इसलिए ध्यान से देखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 75 है, ये वहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक काम करो ना, 75 को इधर लेके आता हूँ, मुझे ईटा की वैल्यू चाहिए ना, तो ईटा को छोड़ के एक एक करके सबको इधर लेके आता हूँ। तो पहले 75 को इधर लेके आऊँगा, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो इधर ऑलरेडी क्या है 50 प्रेजेंट है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 75, वहाँ पे बचेगा 1 - 1 अपॉन ईटा। अच्छा, इधर मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ ना दोनों को, किससे, 25 के टेबल से। 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 25, तो इधर बचेगा 2/3। इधर क्या बचेगा 2/3 इज 1 - 1 अपॉन ईटा। इतना समझ में आया? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम करते हैं ना, वो जो -1 अपॉन ईटा है, वो -1 अपॉन ईटा, उसको इस साइड लेके आ जाते हैं। तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, +1 अपॉन ईटा हो जाएगा, इक्वल टू, वहाँ पे 1 उधर ही छोड़ दो, ये जो 2/3 है इसको इधर से उधर लेके चले जाते हैं। तो ये यहाँ से वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -2/3। देखो किया क्या हम लोगों ने, -1 अपॉन ईटा को इधर लेके आए, +1 अपॉन ईटा हो गया, 2/3 को उधर लेके गए, +2/3 को उधर लेके गए, -2/3 हो गया। समझ में आया? अच्छा, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन ईटा को एज इट इज़ रहने दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 3 1 ज़ा 3 -2 अपॉन में 3, यही हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 -2 अपॉन में 3। और थोड़ा मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1 अपॉन ईटा इज इक्वल्स टू 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1 अपॉन में 3 है, तो 3 बचेगा। अब क्या कर सकता हूँ मैं, ये देखो ना, 3 को उधर भेज देता हूँ, ईटा को उधर, मिला जुला के उल्टा कर दो इन दोनों को, तो ईटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। ईटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं किया मैंने 75 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा था, इधर लिया, डिवाइड हो गया, काटा, 2/3 आया। एक काम किया, -1 अपॉन ईटा को इधर ले लिया, +1 अपॉन ईटा, +2/3 को उधर भेजा, -2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, इन्वर्टेंड उल्टा कर दिया। यहाँ पे 1 अपॉन ईटा, वहाँ पे 1/3, दोनों को उल्टा कर दिया, तो ईटा इज इक्वल्स टू 3। अपने को आंसर मिल गया। एकदम सिंपल था। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बस तुमको फॉर्मूला आना चाहिए। अच्छा, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।